हो गया। चलिए शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, जो जहां है वहीं एडजस्ट भी हो जाइए। थोड़ा बहुत बैठने में दिक्कत हो रही है, जिसको जल्द ही जल्द दूर कर लिया जा रहा है। पूरी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, जो कुछ 2 दिन इधर उधर, और बहुत जल्द रोशन सर के दूसरे नए सेंटर का पर्दा उठ जाएगा। और बायोलॉजी हम लोग पढ़ लिए थे, और कुछ नए स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी नहीं पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो तो पढ़वे कीजिएगा, लेकिन जो पढ़ लिए हैं, जो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर वे बायोलॉजी के सारे प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। 2200 प्लस प्रश्न है उसमें। तो उन सारे प्रश्नों पर कमांड बना लीजिए, क्योंकि आप दरोगा बनिएगा। दरोगा बनना उतना भी आसान नहीं है कि आप इसे हल्के में लीजिएगा, और ना ही इसमें नंबर घटने बढ़ने की कोई चांस होती है। रेलवे समय कभी चांस लग जाता है कि 25 से तो हम बनाए थे, 62 आ गया मेरा सिलेक्शन। नहीं, कुछ स्टूडेंट मिले हैं, हालांकि अधिकांश रोते हुए मिले हैं कि सर मेरा तो 82 था, देखिए ना 78 हो गया है। तो कम वाला भी मिले हैं, लेकिन ज्यादा वाला भी मिले। तो वो खेल दरोगा में होता नहीं है, जो है वही रहता है। उसमें भी 1-2 कम हो सकता है, बढ़ने का तो कोई चांस आप लीजिए नहीं। और जिस तरह पढ़ा रहे, हमारा टारगेट 100 में 100 का है, और ये होकर रहेगा। एक्स्ट्रा में सिर्फ आपको लुसेंट बुक का जो विविध होता है वो रोशन सर रटवाते होंगे आप लोग, या एक्स्ट्रा में वो कर रहा है। कोई नहीं कर रहे हैं तो 1-1 कॉलम रोज करते जाइए, ताकि एग्जाम तक इतना बार रिवाइज हो, क्योंकि 2-4 प्रश्न उससे आ जाते जो मेरिट वाले होते, तो उसमें मिस नहीं करना। अब बाकी जो प्रश्न है वो कहीं से नहीं रहेगा, जो करवाए हैं वहीं से रहेगा, ये आप तय कर लीजिए। और केमिस्ट्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो प्रश्नों को आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो 2 क्लास लिए हैं इस चैप्टर में, प्रश्न बन रहा है ना बन रहा है। तो इससे पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे? अच्छा, हाँ याद है। पिछले क्लास में हम तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट को समझे थे, और बोले थे कि इन दोनों को अगर आप समझ लिए हैं तो निश्चित तौर पर इनके बीच के अंतरों को आप समझ लिए होंगे। तत्व और यौगिक में पर्याप्त अंतर है, और उस अंतर को आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो आप समझ गए होंगे। आज हम समझना है मिक्सचर को। मिक्सचर मिक्सचर यानी कि मिश्रण, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मिश्रण। मिक्सचर। अब यह कौन सी पदार्थ है? तो एक बात तो क्लियर है कि मिक्सचर भी मूल पदार्थ नहीं है, क्योंकि मूल पदार्थ तो केवल तत्व है, बाकी पदार्थ यौगिक और मिश्रण उन्हीं तत्वों से बने हुए। तो मिश्रण या मिक्सचर मूल पदार्थ नहीं है इस प्रकृति के, ये अन्य पदार्थों से बनते हैं। मूल पदार्थ केवल तत्व। और दूसरी बात कि केमिस्ट्री में मिश्रण को, मिक्सचर को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। शुरुआत में ही जब केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण किए थे, तो 2 भाग में पदार्थ को बांटे थे, प्योर, इम्प्योर, शुद्ध, अशुद्ध। तो तत्व और यौगिक को केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि
तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने और यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से बने, और एक ही प्रकार के कणों के कारण जो पदार्थ बनते हैं उन्हें ही केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन मिश्रण के साथ ऐसा नहीं है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। और ये मिश्रण बनते कैसे हैं? तो दो से अधिक तत्व को आपस में मिला दीजिए, दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक यौगिक यानी कंपाउंड को आपस में मिला दीजिए, या आप तत्व तथा यौगिक को आपस में मिला दीजिए। अर्थात कोई भी पदार्थ को आपस में मिला देने पर, किसी भी पदार्थ को आपस में मिला देने पर, या किसी भी शुद्ध पदार्थ को आपस में मिला देने के बाद जो पदार्थ आपके सामने होता है वह क्या होता है? मिश्रण होता है। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं, यह बात आप समझ गए। तत्व आते हैं और यौगिक आते हैं, तत्व आते हैं और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। तो किसी भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को आपस में मिला दीजिए तो किसका निर्माण होगा? मिश्रण का निर्माण होगा। लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि मिलाने वाले पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को आपस में मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है वही पदार्थ क्या है? मिश्रण है। वही पदार्थ मिश्रण है। लेकिन मिश्रण बनने की सबसे बड़ी शर्त क्या है कि इन जिन पदार्थों को हम मिला रहे हैं उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा, मिश्रण का निर्माण नहीं होगा। तो क्लियर हो गया ना? तो मिश्रण को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिलाने पर जब उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो किस पदार्थ का निर्माण होता है? दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिलाने पर अगर उनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो कौन पदार्थ बनता है? या तत्व यौगिक को आपस में मिलाने पर जब उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो किस पदार्थ का निर्माण होता है? या आप इन तीनों परिभाषाओं के बदले एक परिभाषा में परिभाषित कर सकते हैं, वो ये है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को आपस में मिलाने पर जब रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है तब बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। अगर आप कह दिए तो समझ जाइए तत्व को भी समेट लिए हैं और यौगिक को भी समेट लिए। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और प्रकृति में या हमारे दैनिक जीवनों में सबसे ज्यादा जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है वो मिश्रण ही है। हम अपने रोज के जिंदगी में लगभग पदार्थों का जो इस्तेमाल करते हैं वो न तत्व होता है न यौगिक होता है, वो क्या होता है? मिश्रण ही होता है। चाहे खाने वाला भोजन है वो क्या है? मिश्रण है। बीमारियों से बचाने वाला दवाई क्या है? मिश्रण है। और खुद मानव शरीर भी है, क्या है? मिश्रण है। कई तत्व यौगिक आपस में मिलकर एक मानव शरीर या एक सजीव के शरीर का निर्माण करता है, खुद वो क्या है? मिश्रण है। तो हम अपने दैनिक जीवनों में सबसे ज्यादा जिन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं वो मिश्रण है, यौगिक भी नहीं है, वो मिश्रण है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आइए इस मिश्रण के क्या गुण है, मिश्रण के गुण को एक एक करके देखिए। और मिश्रण के गुणों को समझते समझते हम ये भी समझ जाएंगे कि मिश्रण यौगिक से किस प्रकार भिन्न है। मिश्रण के गुण को समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी समझ लेंगे कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। तो आइए देखिए कि मिश्रण के क्या क्या गुण हैं, उसके बाद हम मिश्रण के प्रकार पर आएंगे।
पहला है कि मिश्रण, मिक्सचर का जो बनना है, मिक्सचर का जो निर्माण होता है, वह किन परिवर्तन के फलस्वरूप होता है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जहां रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हुई है वहां पर परिवर्तन हुआ है तो वह भौतिक है। तो मिश्रण का निर्माण होना एक फिजिकल चेंज है, एक भौतिक परिवर्तन। इसके विपरीत आप यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। यौगिक का निर्माण होना एक रासायनिक परिवर्तन था, केमिकल चेंज था। तो यौगिक बनने के लिए किसी भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिला दीजिए तो मिश्रण बन गया, लेकिन उसके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो मिश्रण का जो निर्माण होता है तत्व से, यौगिकों से, वो निर्माण होना एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण का निर्माण होना कैसा परिवर्तन है? लेकिन इसके विपरीत यौगिकों का निर्माण होना कैसा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन था। यौगिकों का निर्माण होना कैसा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन था। दूसरा कि मिश्रण में अवयवी पदार्थ मतलब कंपोनेंट मैटर, यानी जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है कौन? मिश्रण। मिश्रण में अवयवी पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं। अवयवी पदार्थ के गुण क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत साधारण एग्जाम्पल लेते हैं शरबत का। शरबत कैसे तैयार होता है? पानी से प्लस चीनी से। नींबू भी डाल देते हैं क्या? और एक मार्केट में मिलता है रूह अफ़ज़ा, वो भी मिला दे क्या? चलिए इतने पर रखते हैं। तो मान लीजिए शरबत एक मिश्रण है। शरबत एक मिश्रण है क्योंकि चीनी पानी में घुल करके शरबत का निर्माण करता है। घुलना किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, घुलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और इसके विपरीत अवस्था परिवर्तन पढ़े थे ना कि पदार्थ ठोस से द्रव हो गया, द्रव से गैस हो गया, गैस से द्रव हो गया, द्रव से ठोस हो गया। अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के दौरान भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है। तो अवस्था परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो चीनी पानी में घुलकर शरबत का निर्माण किया, शरबत मिश्रण है। और इस शरबत में क्या पानी का गुण मौजूद है? बिल्कुल है, तब तो हम पीते हैं। चीनी का गुण मौजूद है? बिल्कुल, तब तो शरबत मीठा होता है। और निश्चित तौर पर नींबू के रस का भी गुण मौजूद होगा। तो मिश्रण अपने जिस अवयव से मिलकर बने होते हैं उन सारे अवयवों के गुण उस मिश्रण में मौजूद होते। और इससे पहले जो आप यौगिक के बारे में पढ़े थे कि जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम से मिलकर बना है और क्लोरीन से मिलकर बना है। इस सोडियम क्लोराइड में ना तो सोडियम का गुण मौजूद है ना ही क्लोरीन का गुण मौजूद है। अर्थात कंपाउंड जिन जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं या कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं, यौगिक के जो अवयव होते हैं, उस अवयवी पदार्थ के गुण उस यौगिक में मौजूद नहीं रहते हैं, एक अलग प्रकार के गुण रहते हैं। इसके विपरीत मिश्रण जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उन पदार्थों का सारा गुण उस मिश्रण में मौजूद रहते हैं। तो पहली विशेषता आप देखें कि मिश्रण का बनना एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण जिन अवयवी पदार्थ से मिलकर बनते हैं, उस अवयवी पदार्थ के गुण उस मिश्रण में
मौजूद रहते हैं। तीसरा गुण मिश्रण पर आइए। मिश्रण में अवयवी पदार्थ समझ रहे हैं ना आप, जिनसे मिलकर मिश्रण बना हुआ है। शरबत का अवयवी पदार्थ चीनी, जल, नींबू का रस होगा। तो मिश्रण में अवयवी पदार्थ के अनुपात निश्चित नहीं रहते हैं। चाहे भार का अनुपात हो, चाहे अन्य किसी भी चीज का अनुपात हो, निश्चित नहीं रहते। तो मिश्रण जिन अवयवी पदार्थों से मिलकर बना होता है, उन अवयवी पदार्थों के गुण उसमें मौजूद नहीं रहते हैं। जैसे आप इससे पहले जल के बारे में पढ़िए। जल यौगिक है, क्योंकि रासायनिक सूत्र से उसको व्यक्त कर सकते हैं। अब जब भी जल बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात कितना रहेगा? 2:1 रहेगा। हम जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, किसी भी स्रोत से, चाहे भारत का जल हो, नेपाल का जल हो, अमेरिका का जल हो, सऊदी अरेबिया का जल हो, कहीं का भी जल हो, और किसी भी तरह हिस्से हम जल को बना ले, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 2:1 रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुकेश अंबानी H3O वाला जल पीता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यौगिक जो होते हैं उनमें अवयवी पदार्थों के अनुपात निश्चित रहते। लेकिन मान लीजिए कि आप एक शरबत लाए हैं मोनू के यहां से, दूसरा शरबत लाए हैं सोनू के यहां से, और तीसरा शरबत लाए हैं टोनी के यहां से। तो सब में क्या पानी और जल का अनुपात फिक्स रहेगा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मिश्रण जिन जिन अवयवी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उन अवयवों का अनुपात निश्चित नहीं रहता है मिश्रण में, जैसे कि यौगिक में रहता है। क्लियर हो गया? यह तीसरी विशेषता हुआ मिश्रण का, कि मिश्रण में अवयवी पदार्थ के अनुपात निश्चित नहीं रहते हैं। मिश्रण में अवयवी पदार्थ के अनुपात निश्चित नहीं रहते हैं, लेकिन यौगिक में रहते हैं। चौथे गुण पर आइए कि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि द्वारा, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस द्वारा, भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते, भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते। भौतिक विधि जहां पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, यानी एक ऐसी विधि जहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जैसे घुलाना, गलाना, वाष्पीकृत करना, काटना, छाटना, फटकना, चालना, ये सारे के सारे क्या है? भौतिक विधि है। ऊर्ध्वपातन, आसवन, परबाजी आसवन, ये सभी के सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, समझिए वो कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक विधि है। भौतिक विधि के कई एग्जाम्पल, जैसे घुलाना हो गया, अवस्था बदलना हो गया, वाष्पीकृत करना हो गया, गलाना हो गया, फटकना समझते हैं? हाँ, वो बांस के सूप से जो फटकते हैं, फटकना हो गया, चालना हो गया, ये सब सारे के सारे भौतिक विधि थे। तो हम भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण के अवयव को अलग कर सकते। हम भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण के अवयव को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे कि शरबत का ही एग्जाम्पल ले,
अब तो मेरा मन कर रहा है शरबत पिए ले जाके। क्या आइए ध्यान दीजिए, शरबत में चीनी है और पानी है। नींबू को थोड़ा रहने दीजिए क्योंकि उसको निकालना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चीनी या पानी है, उसको भी निकाल सकते हैं। चीनी और पानी है और इन अवयव को, शरबत के अवयव को अलग अलग करना है, यानी शरबत में चीनी और पानी को अलग करना, तो इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन हमें नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म इतना ही करेंगे कि केवल पानी जो है वाष्प में बदल जाए, चीनी वाष्प में नहीं बदले। बहुत गर्म करेंगे तो यह भी बदल जाएगा, लेकिन इतना गर्म करेंगे कि पानी क्या बन जाए, वाष्प बन जाए। और पानी वाष्प बन जाए तो उसको दूसरे माध्यम से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और पानी अगर वाष्प बन गया तो फिर केतली में क्या बचा रह गया, चीनी बचा रह गया, अलग हो गया और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी पड़ी। वही आप चाहिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर को अलग करेंगे, ऑक्सीजन को अलग करेंगे, तो यह बिना रासायनिक अभिक्रियाओं को कराए बिना संपन्न नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है। आप यौगिक के अवयव को भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। आप यौगिक के अवयव को केवल रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो चौथी विशेषता आप मिश्रण का समझ गए। पांचवी विशेषता कि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन प्रकृति में अगर तीनों पदार्थ का रेशियो निकालना चालू करें कि इस प्रकृति में कौन से पदार्थ ज्यादा है तत्व यौगिक मिश्रण में, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रकृति में जो पदार्थ है वो मिश्रण है। मानव अपने दैनिक क्रियाकलापों में सबसे ज्यादा जिन पदार्थों का इस्तेमाल करता है वो क्या है, मिश्रण है। क्लियर हो गया ना। यह पंखा कैसा पदार्थ है, क्या है, मिश्रण है। पंखा चल रहा है, मिश्रण है, उसमें लोहा होगा, प्लास्टिक होगा, ठीक है, एल्युमिनियम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं रहा, मिला हुआ है। तो आप चारों ओर नजर दौड़ाइए, हर जगह आपको मिश्रण ही मिलेगा। आप ये घर देख रहे हैं, क्लासरूम देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्लासरूम एक पदार्थ है कि नहीं है। ये कैसा पदार्थ है, मिश्रण है। आपका कपड़ा कैसा पदार्थ है, मिश्रण है। उसमें कॉटन भी होगा, नायलॉन भी होगा और भी कई कंपोनेंट होगा, ठीक है, रंग करने के लिए उसमें पेंट के अवयव होंगे। तो हर तरफ मिश्रण ही मिश्रण है। प्रकृति में सबसे ज्ञात व्याप्त पदार्थ जो है वो मिश्रण है, लेकिन प्रकृति ने मिश्रण को शुद्ध नहीं अशुद्ध मानता है। केमिस्ट्री इसको अशुद्ध पदार्थ घोषित किया हुआ है। लेकिन अशुद्धता का मतलब यह है मिश्रण के साथ कि मिश्रण एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बने। अगर मिश्रण में एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के अणु होते तो मिश्रण भी तत्व और यौगिक के तरह शुद्ध पदार्थ होते, लेकिन यह अशुद्ध पदार्थ है, यानी इसमें कई प्रकार के परमाणु तथा कई प्रकार के अणु उपस्थित रहते। क्लियर बात समझ गई कि नहीं समझ गए? हमको लगता है क्लियर कॉन्सेप्ट मिश्रण का आ गया होगा और मिश्रण और यौगिकों के बीच अंतर को आप समझ गए होंगे। मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण में अवयवी पदार्थ के गुण मौजूद रहते हैं, लेकिन यौगिक में अवयवी पदार्थ के गुण मौजूद नहीं रहते हैं। मिश्रण में अवयवी पदार्थ के अनुपात निश्चित नहीं रहता है, लेकिन यौगिक में रहता है। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के अवयव को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक को अलग करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का सहारा लेना ही पड़ेगा। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है, यौगिक और तत्व शुद्ध पदार्थ है।
क्लियर है? कोई दिक्कत? अब नोट के अंतिम भाग में तत्व और यौगिक और मिश्रण के बीच अंतर दिया हुआ है, उस पर आप सरसरी निगाह डालिए। तब हम आते हैं मिश्रण के प्रकार पर। साउंड कभी कभार छोड़ता है, ठीक है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। अभी ठीक है ना? मयंक यादव, अभिनव आनंद, रोशन कुमार, मनीष कुमार, विशु आर्या, अमित कश्यप, पानी देखा। और समांगी आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, मिश्रण के प्रकार पर आ रहे हैं। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर भी करवाइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? तब झूठ मूठ के क्वेश्चन करवाने में समय व्यतीत होगा। आंसर 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम उस तरह से क्लियर कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं मिश्रण के प्रकार पर। केमिस्ट्री में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और क्वेश्चन आपको खुद से करना, इसीलिए हम एकदम पूरा डिटेल में खींच रहे हैं, न तो तत्व यौगिक मिश्रण को 3-3 क्लास ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर करना है तो एक ऑनलाइन बैच भी है, वहां उसमें करवाते हैं, लेकिन लेट लगेगा और आपको दरोगा जल्दी बनना है, इसी साल बनना है, ठीक है? तो आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ प्रश्नों को याद करते जाइए। मिश्रण के प्रकार पर आते हैं। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण को 2 तरीके से बांटा जाता है, ठीक है? मिश्रण को कितने तरीके से? 2 तरीके से। मिश्रण को बांटने का एक पहला तरीका है कि मिश्रण के अवयव कैसे आपस में घुले मिले हैं। मिश्रण के अवयव किस तरह घुले मिले हैं, इस आधार पर मिश्रण का बंटवारा होता है। एक दूसरा बंटवारा पदार्थ के भौतिक अवस्था, जिसमें मुख्य ठोस, द्रव और गैस। तो मिश्रण को जो हम बांटते हैं 2 तरीके से। एक वो तरीका है जिसमें हम ये देखते हैं कि मिश्रण के जो अवयव है वो किस तरह से घुले मिले हैं, मिश्रण के अवयव किस तरह घुले मिले हैं, इस आधार पर हम मिश्रण को बांटते हैं। और एक बंटवारा करने का आधार है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब मिश्रण के अवयव किस तरह आपस में घुले मिले हैं, इस आधार पर मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोजीनियस, समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण, जो भी आप कह लीजिए। और दूसरा है हेटेरोजीनियस, यानी विषमांग या विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण के अवयव आपस में किस तरह से घुले मिले हैं, इस आधार पर मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण।
अब समांग मिश्रण क्या है? तो जब मिश्रण के अवयव आपस में अच्छी तरह से घुले मिले हो, जैसे शरबत ले लिए, पेट्रोलियम ले लिए, जब मिश्रण के सभी अवयव अच्छी तरह से घुले मिले हो उसे क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। लेकिन वहीं आप पानी में पेट्रोल डाल दीजिए, क्या ये आपस में घुलते मिलते हैं? अच्छी तरह घुलते मिलते हैं? नहीं, पेट्रोल का घनत्व कम होता है, वो पानी के सतह पर आ जाते हैं, नहीं घुलते मिलते। वहीं पानी में आप नमक डालिए, क्या अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं ना? तो नमक पानी में घुलकर जो मिश्रण तैयार किया, समांग मिश्रण। पेट्रोल पानी में जाकर जो मिश्रण बनाया, विषमांग मिश्रण। तो जब मिश्रण के अवयव आपस में अच्छी तरह से ना घुले मिले हो तो विषमांग मिश्रण, और अच्छी तरह से घुले मिले हो तो समांग मिश्रण। क्लियर है? समझ गए ना? अब भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण के 6 प्रकार हो जाते हैं। एक, ठोस ठोस मिश्रण, ठोस ठोस मिश्रण, यानी मिश्रण के सारे अवयव क्या हो? ठोस हो। तो वो कैसा मिश्रण? ठोस ठोस। जैसे हम मिश्र धातु का एग्जाम्पल लेते हैं, पीतल लेते हैं, उसके बाद इस्पात, जिसको स्टील कहते हैं अंग्रेजी में, इस्पात लेते हैं, पीतल ले लिए, इस्पात ले लिए। जितने भी मिश्र धातु है वो मिश्रण होते हैं। जितने भी मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु समझते हैं ना? कई धातु अथवा अधातु को मिलाकर जो तैयार होता है पदार्थ, वही क्या कहते हैं? मिश्र धातु। आप पित्तल को ही देखिए कि पित्तल मिश्र धातु है, क्योंकि पित्तल कॉपर और जिंक से मिलकर बना है और इनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है पित्तल बनाने के क्रम में, इसलिए पित्तल मिश्रण है कॉपर और जिंक का। इस्पात मिश्रण है लोहा और कार्बन का। और ध्यान रखिएगा कि मिश्र धातु में केवल धातु ही नहीं होते हैं, मिश्र धातु में अधातु भी हो सकता है। नहीं तो नाम पर मत जाइएगा कि मिश्र धातु है तो इसके अवयव केवल धातु ही होंगे, ऐसा नहीं है। मिश्र धातु के कंपोनेंट अधातु भी हो सकते हैं। जैसे इस्पात मिश्र धातु है लेकिन इसका एक अवयव कार्बन जो है वो अधातु है। तो जितने भी मिश्र धातु हैं वो मिश्रण है, और इस मिश्र धातु के मिश्रण में कॉपर भी ठोस, जिंक भी ठोस, लोहा भी ठोस, कार्बन भी ठोस। यानी कि ये दोनों किस प्रकार के मिश्रण है? ठोस ठोस मिश्रण है। यानी मिश्रण के सारे अवयव अगर ठोस हैं तो ऐसे मिश्रण क्या होगा? ठोस होगा। पेट्रोलियम समांगी मिश्रण ही है, सही है नोट में। एक क्लियर हो गया, ठोस ठोस मिश्रण। अब दूसरा है ठोस द्रव मिश्रण। ठोस द्रव मिश्रण, ठोस द्रव मिश्रण। अब नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि यह कैसा मिश्रण है। यानी कि मिश्रण का अवयव में कुछ ठोस कुछ द्रव, या एक ठोस या एक द्रव है, तो वो कैसा मिश्रण होगा? ठोस द्रव मिश्रण होगा। शरबत का एग्जाम्पल आप देख ही लिए हैं कि इसमें पानी है जो द्रव है और इसमें चीनी है वो क्या है? ठोस है। या फिर पानी में आप ग्लूकोज घुला दीजिए तो कैसा मिश्रण तैयार होगा? ठोस द्रव मिश्रण। या पानी में नमक घुला दीजिए, कैसा मिश्रण तैयार होगा? ठोस द्रव। या अल्कोहल में बर्फ गिरा दीजिए, कैसा मिश्रण तैयार होगा? ठोस द्रव। तो मिश्रण के अवयव ठोस हो, एक द्रव हो, तो वो ठोस द्रव मिश्रण होगा। और इसी तरह से तीसरा प्रकार है ठोस गैस मिश्रण। ठोस गैस मिश्रण। ठोस गैस मिश्रण
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फोम देखें, फोम है वो गद्दा बनाने समय जो इस्तेमाल किया जाता है, नहीं जिसको दबाने पर पचक जाता है जी, तो वो फोम देखे ना जो दबाने पर दब जाता है। तो वो एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? ठोस गैस मिश्रण है। आप फोम को दबाए दब गया, क्यों दब गया? तो उसमें गैस था वो बाहर निकल गया, इसीलिए वो दब गया। तो फोम जिसका गद्दे या बेड बनाने में इस्तेमाल किया जाते हैं वो भी एक मिश्रण है, और उसकी विशेषता होती है कि उस पर दबाने पर उनके गैस निकल जाते हैं, वो दब जाते हैं, आकार में छोटे हो जाते हैं, और वो आपका कैसा मिश्रण है? ठोस गैस मिश्रण है। दूसरा सबसे खास एग्जाम्पल खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी आप जानते हैं कि पौधे के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टियों में ऑक्सीजन की भी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए कि नहीं? किसान खेत को क्यों जोतते हैं? कि ताकि मिट्टी भुरभुरा हो जाए, उसमें आवश्यक ऑक्सीजन या गैस भर जाए, ताकि पौधों का स्वस्थ विकास हो। तो जो खेत की मिट्टी है उसमें मिट्टी ठोस है, और उन मिट्टी के कणों के बीच जो हवा भरा हुआ वो क्या है? और खेत की मिट्टी इस तरह से एक मिश्रण के उदाहरण है। और कैसे मिश्रण के उदाहरण है? ठोस गैस के मिश्रण। चौथा है द्रव द्रव मिश्रण। अब ये कैसे मिश्रण है? क्लियर हो गया कि मिश्रण के सारे अवयव क्या होंगे? जैसे पानी में आप अल्कोहल मिला दीजिए, ठीक है, या पेट्रोल में आप डीजल मिला दीजिए, बिल्कुल सही, और दूध में पानी मिला दीजिए, क्या दिक्कत है? मिश्रण कैसा होगा? द्रव। दूध को पानी में मिला दीजिएगा, पेट्रोल में डीजल मिला दीजिएगा, पानी में अल्कोहल मिला दीजिएगा, ठीक है, बेंजीन में फिनॉल मिला दीजिएगा, और अगर उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो जो मिश्रण आपका तैयार होगा वो क्या होगा? द्रव द्रव मिश्रण। द्रव द्रव मिश्रण। पांचवा प्रकार है द्रव गैस मिश्रण। द्रव गैस मिश्रण, द्रव गैस, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें पानी रहता है और भी बहुत कुछ रहता है, और गैस कौन रहता है? CO2। तो सॉफ्ट ड्रिंक एक द्रव गैस का मिश्रण हो जाता है। या पीने वाला जल, हम जो जल पीते हैं उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के अंश घुल जाते हैं, और इस तरह पीने वाला भी जल कैसा मिश्रण बन जाता है? द्रव गैस मिश्रण हो जाता है। और भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के जो छठा प्रकार है वो है गैस गैस मिश्रण। हमारा हवा जो है, हम जिस हवा में रहते हैं, सांस लेते हैं, वो मिश्रण है, गैस गैस मिश्रण का उदाहरण है। तो मिश्रण का क्लासिफिकेशन करने के लिए या मिश्रण का बंटवारा करने के कितने तरीके हैं? तो मिश्रण का बंटवारा करने के दो तरीके हैं कि एक मिश्रण के अवयव किस तरह आपस में घुले मिले हैं इस आधार पर बांट दीजिए, और दूसरा उसे भौतिक अवस्था के आधार पर बांट दीजिए। अवयव के आधार पर समांग और विषमांग मिश्रण समझ ही चुके हैं। अब भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस ठोस मिश्रण होता है, ठोस द्रव मिश्रण होता है, ठोस गैस मिश्रण होता है, द्रव द्रव मिश्रण होता है, द्रव गैस मिश्रण होता है, गैस गैस मिश्रण होता है, गैस गैस मिश्रण होता है। क्लियर हो गया? तो मिश्रण के प्रकार को समझ गए
एक क्वेश्चन है कि वाटर लिक्विड है, तो वाटर तो लिक्विड ही है, लिक्विड को हिंदी में तरल कहते हैं। और इसकी बात पहला ही क्लास में बताए थे कि ऐसे पदार्थ जिसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसे पदार्थ जिसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तरल पदार्थ कहते हैं। फ्लो करने की प्रवृत्ति द्रव में भी है और गैस में भी है, इसीलिए द्रव और गैस दोनों ही क्या है? तरल पदार्थ है। एक और क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। कह रहा कि ओस कोहरा कौन सा मिश्रण होगा? ओस कोहरा कौन सा मिश्रण होगा? अब जो भी मिश्रण होगा आप पता कर लीजिए। क्या 6 प्रकार के आपको होता है, बता दिए, तो पता करिएगा। अब आते हैं, ध्यान दीजिए कि एक बात समझने का प्रयास किए थे। अरे ओस और कोहरा भी पढ़ना है। आवाज गड़बड़ा रहा है, सही में क्या दिक्कत हुआ है? कभी कभी एक ज्यादा नहीं है। हाँ, एक विशेषता पढ़े थे कि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है, और भौतिक विधि ढेर सारे, कमी नहीं है उसकी, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका सिलेबस बंधा हुआ है। तो कुछ भौतिक विधियों को हम समझने का प्रयास करेंगे अब, जिसके द्वारा मिश्रण के अवयव को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो आइए कुछ भौतिक विधि, फिजिकल प्रोसेस जिसे मिक्सर के कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। और जो प्रमुख है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी विधि को लिए हैं। और मिश्रण के अवयव को अलग करने की कुछ विधियों का जिक्र मेटल चैप्टर में किया गया है, और कुछ विधियों का जिक्र हम यहां कर देते हैं, जिसमें पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी क्या? आसवन। आसवन क्या है? तो एक भौतिक विधि है, यानी रासायनिक विधि नहीं है। आसवन एक भौतिक विधि है जिससे मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है। लेकिन आसवन विधि के द्वारा हम किसी भी मिश्रण के अवयव को अलग नहीं कर सकते। आसवन विधि द्वारा प्रायः या समान तौर पर ठोस द्रव मिश्रण को अलग करते हैं, ठोस द्रव मिश्रण को अलग करते हैं, और वो भी इस शर्त पर कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में, इनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री या अधिक का अंतर हो, अधिक का अंतर हो। यानी मिश्रण में एक ठोस है, एक द्रव है, और बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे ना? ठोस का आप कहिएगा ठोस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो ठोस के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ठोस पहले द्रव बनेगा, द्रव से गैस। तो ठोस से द्रव से गैस बनने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो होगा ठोस का बॉइलिंग पॉइंट। द्रव का गैस में बनना तो बॉइल कहलाता ही कहलाता है। तो आसवन विधि एक भौतिक विधि है जिससे हम मिश्रण के अवयव को अलग करते हैं, और इसके द्वारा सामान्य तौर पर किस मिश्रण को अलग किया जाता है? ठोस द्रव मिश्रण के। अगर मिश्रण का एक अवयव ठोस है और एक अवयव द्रव है, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। बस एक शर्त है कि आसवन विधि तब उपयोग में लाए जा सकते हैं जब इनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 डिग्री या अधिक हो।
जैसे समुद्र का जल, समुद्र का जल ठोस द्रव मिश्रण है। समुद्र का जल ठोस द्रव मिश्रण है। इसमें है नमक यानी क्या, सोडियम क्लोराइड ठोस, और इसमें है क्या, जल। ठोस द्रव मिश्रण है कि नहीं समुद्र का जल, अर्थात इन्हें आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। आसवन विधि द्वारा हम नमक को अलग कर सकते हैं और जल को अलग कर सकते हैं, और इनके क्वथनांकों के बीच बहुत का अंतर है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री, जबकि सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। बहुत का अंतर है। अब आसवन विधि द्वारा ठोस द्रव मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा, ठीक है, आसवन विधि द्वारा जैसे ये समुद्र का जल है, समुद्र का जल है, इस समुद्र को जल को पहले हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म कहां तक करेंगे, 100 डिग्री। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा कि जल वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा। जल वाष्पीकृत होकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहां पर हो जाएगा जल वाष्प। अब फिर इसे हम क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। जल अलग हो गया, और नमक सोडियम क्लोराइड 100 डिग्री गर्म करने पर वाष्पीकृत होगा ही नहीं, वो इसी में रह जाएगा। जल अलग हो गया, नमक इसी में रह गया। तो आसवन विधि में पहले गर्म, उसके बाद ठंडा। गर्म करके वाष्प बनाना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प को ठंडा करके जल बनाना संघनन कहलाता है। यानी आसवन विधि में पहले वाष्पीकरण किया जाता है और फिर संघनन किया जाता है। आसवन विधि में पहले वाष्पीकरण किया जाता है गर्म करके, और उसके बाद ठंडा करके संघनन किया जाता है। तो आसवन विधि समझे कि नहीं समझा। डिस्टिलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिससे मिक्सचर के भिन्न भिन्न कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। आसवन विधि द्वारा कैसे मिश्रण के अवयव को अलग किए जाते हैं, ठोस द्रव मिश्रण को, जिनके क्वथनांकों के बीच कम से कम 25 डिग्री या उससे अधिक का अंतर हो। समुद्र के जल को पीने लायक जल बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन विधि के द्वारा होती है, आसवन विधि के द्वारा होती है। ठीक है। समुद्र के जल, समुद्र का जो जल है उसको हम किस विधि से पीने लायक जल में बदलते हैं। आसवन विधि का पहला प्रोसेस वाष्पीकरण है, आसवन विधि का दूसरा प्रोसेस कंडेंसेशन है। आसवन विधि का पहला प्रोसेस वाष्पीकरण है और आसवन विधि का दूसरा प्रोसेस संघनन है, कंडेंसेशन है। क्लियर हो गया। समुद्र के जल पीने लायक किस विधि से, आसवन विधि से। लेकिन यह विधि बहुत खर्चीली होती है। यह नहीं कि समुद्र के जल लाए, जल की कमी हुआ तो समुद्र से टैंकर लाए और आसवन करने लगे। ठीक है। समुद्र के जल के पीने लायक जरूर आसवन विधि के द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही खर्चीली प्रोसेस है। इसलिए हमारा देश छोड़िए पूरा विश्व जो है जल की कमी से दो चार हो रहा है। अगर यह विधि उतनी सस्ती होती तो निश्चित तौर पर हर कंट्री को यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। समुद्र में जल की कोई कमी न उठाइए, जल पीजिए, नमक फ्री में पाइए। वर्तमान समय में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों को टोटल जल जो सप्लाई कर रहा है वो समुद्र के जल से ही पीने लायक जल बनाकर कर रहा है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा इजराइल है। दोनों ही देश के पास मीठे जल के स्रोत नहीं है, उनके पास सिर्फ समुद्री जल है। और उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इतनी महंगी टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेस को अपनाकर टोटल का टोटल पीने वाला जल समुद्र के जल से तैयार करता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए, आसवन विधि समझ गए। आलोक गुप्ता कह रहे हैं कि क्या मैक्सिमम 100 डिग्री तक ही गर्म कर सकते हैं, 200 कर दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड को कुछ होने वाला, यानी गर्म करने का मतलब उतना ही गर्म कीजिए कि सोडियम क्लोराइड इफेक्टेड ना हो।
आसवन विधि समझ गए ना। अब एक दूसरी विधि आते हैं, परभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी परभाजी आसवन। परभाजी आसवन, इस विधि के द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग कर सकते हैं। कैसे मिश्रण को? यानी मिश्रण के सारे कंपोनेंट द्रव ही है और उसमें भी मिश्रण में दो नहीं, दो से अधिक भी लिक्विड है, तब आपको आसवन विधि काम नहीं आएगा। तब आपको काम आएगा क्या? परभाजी आसवन। तो परभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें 2, 3, 4, 5 यानी जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे क्या हैं? द्रव है। और उनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर, उनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो। आसवन विधि के लिए बॉइलिंग पॉइंट के अंतर 25 डिग्री या उससे अधिक हो। लेकिन द्रव द्रव मिश्रण या ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव द्रव हैं, लिक्विड है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच 10 डिग्री या इससे भी कम का अंतर है, तो इनके अवयव अलग होते हैं क्या? परभाजी आसवन विधि के द्वारा। परभाजी आसवन विधि के द्वारा। परभाजी आसवन विधि में क्या होता है? एक परभाजी स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? परभाजी स्तंभ होते हैं और भिन्न भिन्न ताप बिंदु पर, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, इन सब में परभाजी आसवन विधि में पहले एक परभाजी स्तंभ होता है। क्या होता है? परभाजी स्तंभ होता है। परभाजी स्तंभ होता है और जो बता रहे हैं ये प्रोटोटाइप है, ऐसा ही लगभग होता है। और भिन्न भिन्न ताप पर जैसे पेट्रोलियम के भिन्न भिन्न अवयव को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? परभाजी आसवन विधि के द्वारा। तो पेट्रोलियम को डाल दिया गया परभाजी स्तंभ में। अब पेट्रोल के कुछ अवयव 100 डिग्री पर वाष्पीकृत होता है। पेट्रोल का जो अवयव 100 डिग्री पर वाष्पीकृत होगा यहां पर निकल जाएगा। फिर आप इसको क्या कर लीजिए? ठंडा कर लीजिए। पेट्रोल का जो अवयव 200 डिग्री पर वाष्पीकृत होता है वो यहां से निकलते रहता है। पेट्रोल का जो अवयव 300 डिग्री पर वाष्पीकृत होता है वो यहां से निकलते रहता है। पेट्रोल का जो अवयव 400 डिग्री पर निकलता है वाष्पीकृत होता है वो यहां से निकल जाता है और सारे मिश्रण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो परभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा द्रव द्रव मिश्रण को अलग किया जाता है और इस विधि में ऐसे द्रव द्रव मिश्रण को अलग किए जाते हैं जिसके बॉइलिंग पॉइंट के बीच बहुत कम का अंतर होता है। इस विधि में एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परभाजी स्तंभ होते हैं, फ्रैक्शनल ट्यूब होते हैं और इसमें देख रहे हैं क्या व्यवस्था बनी होती है? भिन्न भिन्न ताप, कई सारे अवयव है, जो अवयव जिस ताप पर वाष्पीकृत होते हैं वो वहां से वाष्पीकृत होकर क्या होता है? बाहर निकलते जाता है और सेपरेट होते जाता है। क्लियर हो गया? परभाजी आसवन समझ गए? आसवन समझ गए? मिश्रण को अलग करने की तीसरी भौतिक विधि है सब्लिमेशन। तीसरी भौतिक विधि है सब्लिमेशन।
यानी कि ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है समझिए। आप इससे पहले अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ चुके हैं कि अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। ठोस को गर्म करिएगा द्रव, द्रव को गर्म करिएगा गैस, गैस को ठंडा करिएगा द्रव, द्रव को ठंडा करिएगा ठोस। इसी क्रम में अवस्था परिवर्तन होते। लेकिन अवस्था परिवर्तन के जो कर्म हैं उनके कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस है लेकिन उसे गर्म करने पर वो सीधे किस अवस्था में आ जाते हैं? गैस अवस्था में। और जो ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस बनते हैं वो गैस ठंडा करने पर भी सीधे ठोस ही बन जाते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन अवस्था परिवर्तन की एक ऐसी विधि है जिसमें द्रव अवस्था गायब है, द्रव अवस्था आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन अवस्था परिवर्तन की एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द्रव अवस्था गायब है, गायब है द्रव अवस्था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ठोस का डायरेक्ट गैस बनना और गैस का डायरेक्ट ठोस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हालांकि गैस का डायरेक्ट ठोस बनना रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस का डायरेक्ट गैस बनना सब्लिमेशन और गैस का डायरेक्ट ठोस बनना रिवर्स सब्लिमेशन कहलाता है। और ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातिज हो सकते हैं, सब्लिमेट हो सकते हैं, उसे सब्लिमेट सबस्टेंस कहते हैं। और सब्लिमेट सबस्टेंस के कुछ एग्जाम्पल नोट में दिए गए हैं जिनमें सारे के सारे आपको याद करना है, एक बार पढ़िएगा सब। क्लियर है? पढ़ लिए। एक क्वेश्चन है और जाफिर अली कह रहा है कि ये टैंक देख रहे हैं, कह रहा है कि पेट्रोलियम डालेंगे तो सब तो इस से निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए स्तंभ है, यहां पेट्रोलियम डालेंगे सब निकल जाएगा। सही बात है, निकल जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी व्याप्त है कि ये पूरे टेम्परेचर इसमें आ जाता है, उसके बाद ही इसको गिराया जाता है। ये आप कहिए कि ये मतलब एक प्रोटोटाइप बना दिए कि इसी विधि से बाहर निकलते। ऐसी टेक्नोलॉजी व्याप्त है इस स्तंभ में कि यहां से सारा न निकले, हर टेम्परेचर पर अलग होता जाए। क्लियर है ना? तो ऊर्ध्वपातन समझ गए ना? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ सब्लिमेट सबस्टेंस कौन कौन है समझ गए ना? अब मान लीजिए कुछ ऐसा एक मिश्रण है, एक मिश्रण ऐसा है, मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट सबस्टेंस है, ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है कि नहीं? तो इस मिश्रण को अलग करने के लिए इसको गरमाएंगे तो तुरंत ये वाष्प बनकर अलग हो जाएगा, जबकि ये सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे मिश्रण जिसका एक अवयव ऊर्ध्वपातिज पदार्थ हो, सब्लिमेट सबस्टेंस हो, उसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते। ऐसे मिश्रण जिसके अवयव कोई ऊर्ध्वपातिज पदार्थ हो, सब्लिमेट सबस्टेंस हो,
उस विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातीज विधि के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, सब्लिमेशन समझे कि नहीं। अगली विधि है मिश्रण को अलग करने की। अगली भौतिक विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, इसको हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। और क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कैसे मिश्रण को अलग किया जाता है इसको पहले समझिए। आसवन विधि के द्वारा ठोस द्रव मिश्रण, और आसवन विधि द्वारा किसी भी ठोस द्रव मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिसके क्वथनांक में कम से कम 25 डिग्री का सेल्सियस का अंतर हो, बस यही शर्त है। कोई भी ठोस द्रव मिश्रण को अलग कर सकते हैं। परबाजी आसवन के द्रव द्रव मिश्रण, जिसमें कई अवयव हो, द्रव ही हो। सब्लिमेशन समझ गए, सब्लिमेशन द्वारा ऐसे मिश्रण के अवयव अलग होंगे जिसका एक एक अवयव सब्लिमेट सबस्टेंस। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कैसे मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। जब कई विलेय के कण, जब कई विलेय के कण जब कई विलेय के कण, विलेय समझ रहे ना, विलेय को अंग्रेजी में सोल्यूट कहते हैं। बिलियन समझ रहे ना, हालांकि एक चैप्टर ही पूरा का पूरा है जिसमें बिलियन कोलाइड के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन समान तौर पर आप बिलियन का अर्थ समझ रहे हैं ना। नहीं समझ रहे तो समझिए कि समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहा जाता है। जैसे शरबत 1 बिलियन है, शरबत 1 बिलियन है, तो बिलियन में जो कम होता है वो क्या होता है, विलेय, जो ज्यादा होता है वो विलायक। जैसे शरबत में पानी विलायक की भूमिका में है और चीनी विलेय की भूमिका में। तो जब कई विलेय के कण एक ही विलायक में घुले हो, एक ही विलायक में घुले हो, तब ऐसे ही मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा। उदाहरण के लिए ब्लड में जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड। अब ब्लड प्लाज्मा में क्या घुला रहता है, और क्या घुला रहता है, और क्या घुला रहता है, क्या घुला रहता है, प्लेटलेट्स। सब एक ही लिक्विड में है क्या ना। अगर हम ब्लड के सारे कंपोनेंट को अलग कर, ब्लड मिश्रण है, ब्लड क्या है, मिश्रण है। और ब्लड की स्थिति देखिए कि ब्लड का 2 भाग होता है, अगर आप ब्लड पढ़े हुए समान तौर पर तो ब्लड प्लाज्मा में कई कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं घुली रहती है। अगर हमें ब्लड प्लाज्मा से तीनों कोशिकाओं को अलग अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक से अलग अलग किया जाता है। तो जब कई अवयव एक ही विलायक में घुले हैं तब ऐसे मिश्रण के अवयव को किस तकनीक के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे इंक, पेन का जो इंक होता है, इंक में भी कई अवयव होते हैं, सब एक ही विलायक यानी पानी में घुले होते हैं। इंक के अवयव को अलग करना है तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। अब क्रोमेटोग्राफी तकनीक का सिद्धांत क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्रोमेटोग्राफी तकनीक इस सिद्धांत पर काम करता है कि ढेर सारे अवयव एक ही विलायक में घुले हैं लेकिन सबकी घुलनशीलता अलग अलग है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जरूर एक ही ब्लड प्लाज्मा में घुले हैं लेकिन सबकी जो घुलने की क्षमता है वो समान अलग अलग है। घुलने की क्षमता को ही डिफाइन करके क्रोमेटोग्राफी तकनीक मिश्रण के अवयव को विलायक से क्या कर देता है, अलग कर देता है। और इस क्रोमेटोग्राफी तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, इस क्रोमेटोग्राफी तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फोरेंसिक साइंस में किया जाता है, अपराध विज्ञान में, है कि ना है।
सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मानव के किसी अंग में मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव को डिफाइन कर लिया जाता है किस विधि से? क्रोमेटोग्राफी तकनीक से। तो फोरेंसिक साइंस में क्रोमेटोग्राफी तकनीक, अपराध विज्ञान में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आदमी मार कर फेंक देता है, लेकिन वहां पर जरा से ब्लड का एक बूंद भी बच गया तो उस ब्लड में पूरा पता लगा लेगा फोरेंसिक साइंस क्रोमेटोग्राफी तकनीक से कि इसमें जहर भी है। मान लीजिए कि एक अपराधी है, मार दिया, फेंक दिया और कोई सुराग नहीं अब उसका, लेकिन वहां पर फोरेंसिक साइंस का टीम जाएगा, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का, अगर वो एक भी अवयव मिल गया तो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का डिफाइन करके अपराध के इतिहास का पता लगा लेगा। क्लियर है ना? क्रोमेटोग्राफी तकनीक। मिश्रण करने की एक तकनीक है थिराना, सीडमेंटेशन। और थिराना एक ऐसी विधि है जिसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़िए समझ जाइएगा। क्लियर हो गया ना? थिराना क्या गंदा जल है, हिला डुला दीजिए, कुछ देर शांत छोड़ दीजिए, गंदगी नीचे बैठ गया, पानी ऊपर हो गया, यही विधि क्या है? थिराना। विधि तो एक फटकना भी हो जाएगा, मिश्रण एक अलग करने की विधि है, फटकना, चालना भी हो जाएगा। तो जो भी चीज डिस्कस करने का था डिस्कस कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए कि दो मिश्रण को अलग करने की पूरी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, और ये दोनों प्रोसेस चूंकि एनसीईआरटी क्लास 9th में दो मिश्रण को अलग करने की पूरी विस्तृत चर्चा की गई है, तो हमको लगा कि नोट में डाल देते हैं, हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए। एक कि नदी के गंदे जल को किस तरह हम पीने लायक बनाएंगे, और दूसरा बारूद के भिन्न भिन्न अवयव को कैसे अलग करेंगे। 9th क्लास के एनसीईआरटी कोई देखे होंगे तो दोनों प्रोसेस दिया हुआ उसमें, तो उसको भी समझ लीजिए। रेलवे में तो इस बार खूब 9th-10th का एनसीईआरटी का एक्सप्लेनर पूछा था, तो हमको लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है दरोगा एग्जाम के लिए भी, तो उसको हम डाल दिए हैं। आइए उसको समझ लेते हैं। पहले यह समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक नदी के गंदे जल, नदी के गंदे जल को किस तरह हम पीने युक्त जल में बदलेंगे। नदी के गंदे जल को किस तरह पीने युक्त जल में बदलेंगे। सबसे पहले नदी के जल को एक टैंक में ले जाएंगे, और इस टैंक का नाम है सीडमेंटेशन टैंक। सीडमेंटेशन यानी थिराना, समझ गए आप। इसमें हम नदी के गंदे जल को डाल दिए, और नदी के गंदे जल में सबसे पहले तो हमें बड़े बड़े ठोस कण वाली जो अशुद्धि है, बड़े बड़े जो ठोस कण वाली अशुद्धि है, इंप्योरिटी है, जो सॉलिड पार्टिकल के रूप में है, बड़े बड़े हैं, उसको अलग करना है। इसको अलग करने के लिए इसमें थोड़ा सा मिला दिए फिटकिरी। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटास एलम है। क्या है? पोटास एलम। हमने इस जल में थोड़ा फिटकिरी मिला दिए।
फिटकरी मिलाने से क्या हुआ, फिटकरी मिलाने से ये जो बड़े बड़े ठोस के कण देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े ठोस के कण, ये बड़े बड़े जो ठोस के कण है, ये सारा क्या हो जाता है, एक जगह हो जाता है। बड़े बड़े ठोस के कण सारा क्या हो जाता है, एक जगह हो जाता है। बड़े बड़े ठोस के कण सारा क्या हो जाता है, एक जगह हो जाता है। एक जगह, एक जगह सारा बड़ा बड़ा ठोस का कण क्या हो जाएगा, एक जगह। किसके प्रभाव से, और जैसे जैसे बड़े बड़े ठोस का कण एक जगह आएगा, वो नीचे तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो बड़े बड़े ठोस के कण फिटकरी डालने से आराम से अलग सेपरेट होकर नीचे बैठ चुका है। तो नदी के गंदे जल को पीने के लिए सबसे पहले जल को सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाते हैं, थिराने वाले टंकी में ले जाते हैं, और थिराना की प्रक्रिया, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया और तेजी से हो, इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, फिटकरी मिला देते हैं, पोटाशियम मिलाते हैं। पोटाशियम प्रभाव से जितने ठोस के बड़े बड़े कण हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और इससे वो भारी हो जाते हैं और बर्तन के तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। पोटास एलम डालने से ठोस के बड़े बड़े कण का आपस में इकट्ठा होकर नीचे बैठने की प्रक्रिया को, नीचे बैठने की प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं। बड़े बड़े ठोस के कण का एक जगह इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्कंदन। यानी कि फिटकरी पानी को साफ करता है, और किस प्रकार साफ करता है ये देखे कि देखे आप, ये किस विधि से साफ करता है, अस्कंदन विधि से साफ करता है। पोटास एलम फिटकरी का इस्तेमाल रक्त स्राव को रोकने में भी किया जाता है। जैसे रक्त स्राव होता है वहां पर थोड़ा फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी लगाने से कौन सी प्रक्रिया होने लगती है, अस्कंदन होने से ब्लड प्लाज्मा में जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, वो एक जगह आकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो प्लाज्मा को बाहर निकलने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और इस तरह से रक्त स्राव रुक जाता है। तो फिटकरी जल को किस विधि से साफ करता है, तो जल की बड़ी बड़ी अशुद्धि दूर हो चुकी है, क्योंकि ऊपर में यहां पर मान लीजिए, यहां पर आप मान लीजिए कि यहां से आप सारे जल को अब क्या करिए, दूसरा टंकी में लेकर चले जाइए, दूसरा टंकी में लेकर चले जाइए। अब आपके जल का पूरा का पूरा, जल का पूरा के पूरे बड़े बड़े कण जो है वह क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। बड़े बड़े कण क्या हो चुका है, अलग हो चुका है कि ना अलग हो चुका है। अब आपका जल इस टंकी से इस टंकी में आ गया, और नीचे तली में इस प्रकार जल निकालेंगे कि ये सारी अशुद्धियां तल में ही रह जाए। अब ध्यान दीजिए कि अस्कंदन विधि से जो फिटकरी साफ किया सिर्फ बड़े बड़े कण को, अभी छोटे छोटे कण बाकी है, छोटी छोटी जो अशुद्धियां है वो अभी जल में मौजूद है। अब उन छोटे छोटे अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं, तो सेडिमेंटेशन के बाद जो दूसरा टैंक होता है वो होता है फिल्ट्रेशन टैंक। वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन टैंक। अब फिल्ट्रेशन टैंक कैसा रहता है दोस्तों, तो फिल्ट्रेशन टैंक के नीचे सबसे पहले बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर, फिर इसके ऊपर और छोटा पत्थर, और सबसे ऊपर में बालू, सबसे ऊपर में बालू, सबसे ऊपर में बालू। ये होता है, ये इस टैंक को क्या कहते हैं, जिसकी व्यवस्था कैसे, समझे कि नहीं समझे। अब जो आपका पोटाशियम के बाद वाला जो पानी है सीधा गिरा दीजिए इसमें, और यहां पर रहता है पानी निकलने की व्यवस्था, यहां पर पानी निकलने की व्यवस्था। अब पानी को जैसे गिराइएगा तो छोटी छोटी अशुद्धियां बालू में फंसेगा, इसमें फंसेगा, इसमें फंसेगा, और यहां तक निकलते निकलते जल की सारी छोटी छोटी अशुद्धि भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है।
तो पहले सीडमेंटेशन टैंक में ले गए, पानी को फिटकिरी डाले, फिर पानी को कहां से गुजारे, फिल्ट्रेशन टैंक की व्यवस्था देख लिया ना। पानी इतने अवयव से निकलती है कि जो भी छोटी छोटी अशुद्धियां होती है इन सब में फंस जाता है। अब इन सब चीज को हम ऐसे रखते हैं कि इसमें कोई गंदगी ना हो, नहीं तो यही गंदा डाल देंगे तो पानी इधर से गंदे निकलेगा। क्लियर है ना। तो फिल्ट्रेशन टैंक में पानी की अशुद्धियां क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है। लेकिन अभी भी पानी में जो है, अभी भी पानी में जीवाणु विषाणु सब है ही, जीवाणु विषाणु सब है ही। उसके बाद क्लोरीनेशन टैंक में ले जाएंगे। अब जल को किस टैंक में ले जाएंगे, क्लोरीनेशन टैंक में। इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्या, क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग। और ये डालने से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसके बाद पीने का पानी आपका पीने लायक हो गया। यहां पर ध्यान दीजिए, पोटास एलम भी पानी को साफ किया और क्लोरीन भी पानी को साफ किया, लेकिन दोनों के साफ करने की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। पोटास एलम अस्कंदन विधि से पानी को साफ किया, बड़े बड़े ठोस कण को नीचे बिठा दिया, और क्लोरीन हानिकारक जीवाणुओं को मार करके पानी को साफ किया। तो क्लोरीन से भी पानी को साफ किया जाता है, लेकिन क्या साफ किया जाता है वो समझे कि नहीं। पोटास एलम से भी पानी को साफ किया जाता है, लेकिन क्या साफ किया जाता है समझे कि नहीं। क्लियर हो गया, पानी का सफाया हो गया। पढ़िए एक बार, तब हम बारूद को भी अलग अलग कर देते हैं। अभी अब बालू नीचे वाले पत्थर में आ जाएगा, नहीं आता है वो व्यवस्था बनी रहती है, या आ जाता है तो उसको ऐसे बनाइए कि नहीं आए। क्लियर। आइए बारूद के भिन्न भिन्न अवयव को अलग करते हैं। बारूद यानी कि गन पाउडर, और गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, सोरा कहते हैं, या इसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है। उसके बाद सल्फर रहते हैं, और उसके बाद चारकोल भी कार्बन का ही रूप है, यानी कार्बन है। तो बारूद किसका मिश्रण है, सोरा सल्फर चारकोल का, और समांगी मिश्रण है बारूद। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। अब बारूद के जो अवयव है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कार्बन माने कि चारकोल, और पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं। इसको कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले आप बारूद को डाल देंगे किसमें, जल में। जल में डालिएगा तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएगा, लेकिन सल्फर और चारकोल तो पानी में डालिए तो बारूद का पोटेशियम नाइट्रेट घुल गया, सल्फर चारकोल, सल्फर चारकोल नहीं घुला, तो सल्फर और चारकोल को हम छानकर अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट को घुला लिए, चलनी से सल्फर चारकोल को चालकर अलग कर लीजिए। अभी अब कहिएगा चलनी से कैसे चालेंगे, तो अलग चलनी होता है, ठीक है ना। अब पोटेशियम नाइट्रेट और जल के मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं।
किस विधि के द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। अब पोटेशियम नाइट्रेट और जल के मिश्रण को 100 डिग्री तक गर्म कीजिए तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट इसी बर्तन में रह जाएगा। इस तरह से बारूद का पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो गया। अब किसको किसको अलग करना है? अब सल्फर और चारकोल को हम डाल देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में। कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में सल्फर और चारकोल के मिश्रण को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डाल देंगे तो यहां पर एक चीज आप याद रखिए कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुलते हैं लेकिन चारकोल नहीं घुलते। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घुलते हैं लेकिन चारकोल नहीं घुलते। अब कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में सल्फर घुल गया तो चारकोल नहीं घुला। तो चारकोल नहीं घुला तो चारकोल को चलनी से चालकर क्या कर लिए? अलग कर लिए। अब आपके विलयन में कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर है, फिर उसका वाष्पीकरण करिए तो कार्बन डाइसल्फाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सल्फर की तुलना में कम होता, सल्फर का ही कम होता है। सल्फर वाष्प बनकर बाहर निकलेगा, उसे जमा कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, सल्फर अलग अचाल कर अलग कर लिए चारकोल को। तो इस तरह बारूद के तीनों अवयव अलग हो गए कि नहीं? एक बार पढ़िए। पढ़िए तो देखिए समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो पहला चैप्टर समाप्ति की घोषणा कर दें। क्वेश्चन तो लगभग 90% बन गया बजाएगा आज की क्लास के बाद, ठीक है? और कुछ में कंफ्यूजन होगा तो कल तक हम आंसर अवेलेबल करा देते हैं सबको। क्लियर? और आंसर क्लासरूम का आंसर मार्केट में बहुत आंसर बिक रहा है, पता नहीं कौन बना के बेच रहा है। तो आंसर देंगे, आज समय है आप बना लीजिए, कल आपके पास आंसर अवेलेबल रहेगा और नहीं रहेगा तो संडे तक करवा ही देंगे क्योंकि व्यस्तता काफी ज्यादा रहती है। तो अगले क्लास से हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से मुलाकात करेंगे और दूसरा चैप्टर क्या है? परमाणु और अणु। परमाणु और क्लियर है? मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। क्या हुआ? 5 नंबर, 8 नंबर, 4, 5 अपरूपता समावयवता, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अपरूपता और समावयवता जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का घटना है, तो वहां पढ़ेंगे ना तब आप क्लियर समझ लीजिएगा। हाँ हाँ मिनरल्स क्रिस्टलाइजेशन को बता दीजिए। अच्छा बता देंगे, क्रिस्टलाइजेशन आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। अरे क्वेश्चन दे देंगे तो आपको बन जाएगा, सारा चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे ना तो सालों भर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना? बायोलॉजी का क्वेश्चन भी करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, अब सब कुछ का करवाते रहेंगे, सालों भर में बैच नहीं समाप्त होगा। अब फिर आप ही लोग बोलिएगा कि क्या कर रहे हैं।
चलिए, दरोगा दरोगा जिसको बनना है तो जो बोल रहे हैं वो कीजिए, क्या है ही करवा दीजिए तो अच्छा होगा। तो अच्छा तो बहुत चीज होगा क्या, लेकिन दरोगा जिनको बनना है वो अब एक बार पढ़ेगा फिर रिवाइज करेगा, उतना मौका है। हाँ, याद करते रहिए। अब ये वैकेंसी नहीं आया इसीलिए बकसले है बहुत। वैकेंसी नहीं आ जाएगा, चढ़ जाएगा। क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री में, क्या काहेली पदार्थ इतना, कहिए पदार्थ 3 प्रकार का के होते। और हमारी विशेषता है कि नहीं पढ़ाते तो हम पूरा पढ़ाते समझा के, और नहीं पढ़ाना है तो नोट्स ही इस तरह डिजाइन है कि कोई भी जागरूक विद्यार्थी पढ़कर समझ सकता है। नोट्स की डिजाइन पटना में ऐसा नोट्स नहीं, पटना के पूरा बिहार में नहीं है। बिहार जो पूरा उत्तर भारत में इस तरह का नोट नहीं बनेगा। नहीं सही है, झूठ नहीं बोला, आपके सामने हम झूठ बोल रहे। आप कहिए कोई भी कोचिंग संस्थान को लीजिए, पदार्थ वाला चैप्टर 1 क्लास चलता है, 1 क्लास, लेकिन हम आपको 3 क्लास में ले गए हैं। क्यों? तो प्रश्न जितना है बन जाए। ठीक है, तो मिलिए अगले क्लास में। पीडीएफ एक साथ दीजिए। अरे एक साथ बनेगा तब ना दे देंगे, पीडीएफ बनाने में समय लगता है और एक साथ देने में असफल अभी केमिस्ट्री का पीडीएफ। एक साथ मिलता है, पुराना वाला मिल जाएगा।